गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दिस सेशन, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, वेयर योर लर्निंग अबाउट शेयर मार्केट विल इंक्रीज एंड आप लोग एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर की तरह इस कोर्स के बाद अपने आप को डेवलप होता देख सकोगे। जो कि जिस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, हम लोग अभी बेसिक्स के बारे में समझ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं। एंड एक बार हम लोग ये सब टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, देन हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल की तरफ जाएंगे। और फाइनली फिर हम लोग एक शेयर को पिक कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, और वो सारी जर्नी हम लोग समझेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है और आपके लिए, जैसा मैंने बोला, कि एक अच्छा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। और जो लोग अपना करियर फुल टाइम इसमें बनाना चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने कोर्स की तरफ। अब हम लोग समझेंगे जो चीज़ें हमने ऑलरेडी, वैसे तो हमने समझ ली, ईटीएफ हमने समझ लिया, एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है, इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड बट डिफरेंट देन देम, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ ईटीएफ प्लस शेयर। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड और एक शेयर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं, इसको आप म्यूचुअल फंड समझिए। म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू ईटीएफ। तो म्यूचुअल फंड जैसा कई सारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं ये लोग, कई बार इंडेक्स में लगाते हैं, निफ्टी 50 में से लगा दिया तो निफ्टी 50 के जो शेयर है उसमें इनका पैसा लग गया। बट ये एक्सचेंज में ट्रेड हो सकता है। म्यूचुअल फंड क्या है कि क्वार्टरली एक बार रिजल्ट आता है कि भाई आपका म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर आपको जानना है तो वो क्वार्टरली ही डिस्क्लोज करते हैं आपको। बट ईटीएफ में आप डेली उसको, लाइक नॉर्मल शेयर, आप उसको खरीद और बेच सकते हो। तो ये एडवांटेज होता है ईटीएफ लेने का, कि नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स में मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको सडनली 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप 50,000 का ईटीएफ बेच दो। बट म्यूचुअल फंड में ये चीज़ करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो आप फ़ोन करोगे म्यूचुअल फंड वाले को, फिर वो कुछ बताएगा, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एंड ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड जैसे ही सेफ होते हैं और इनके रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। अब कुछ पॉपुलर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ पॉपुलर ईटीएफ कौन से हैं। जैसे निपॉन इंडिया का है निफ्टी 20, फिर आपका गोल्ड 20, फिर है आपका बैंक निफ्टी, बैंक के सेक्टर में अगर करना है तो बैंक निफ्टी 20। और ये दोस्तों बहुत सेफ होते हैं। एंड लोग जिनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो लोग शेयर को एवेलुएट नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी शेयर में ऐसे लगा दिया, यस बैंक में लगा दिया। ये भी एक टाइम पे निफ्टी 50 का पार्ट था, लेकिन लोगों का पैसा यहाँ पे डूब गया। तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में? अगर आप नए हैं तो ईटीएफ के थ्रू, जैसे निफ्टी 20 है, ये क्या होता है कि जब निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। एंड निफ्टी 50 हम सब जानते हैं दोस्तों, इंडिया की बेस्ट 50 कंपनी से बना हुआ है। तो इसीलिए बहुत सेफ है निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना। गोल्ड 20 में इन्वेस्ट करना, ये प्रॉपर्ली गोल्ड के प्राइस को मॉनिटर करता है। गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो टाइम टू टाइम अगर आप ये दोनों में ही इन्वेस्ट करके चल रहे हो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, मार्केट अपने टॉप पे है, तो हमें थोड़ा सा पैसा निफ्टी 20 से निकाल के गोल्ड 20 में देना चाहिए। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो गोल्ड 20 से निकाल के निफ्टी 20 में डालना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ईटीएफ। दूसरा जो टर्म्स है, अगेन बॉन्ड्स भी हमने समझ लिया डिटेल में, कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स होते हैं। इनमें रेटिंग्स होती है। तो यूजुअली अगर आप इनिशियली, आपको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हमेशा ट्रिपल ए रेटिंग देखिए, क्योंकि ये रेटिंग एजेंसी के थ्रू रेट की जाती है। उन्होंने पूरा अपना हार्ड वर्क किया है इसको रेट करने में, इसलिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उस केस में। हम लोग ट्रिपल रेटिंग जो भी बॉन्ड्स हैं उसमें हम लोग बिलीव कर सकते हैं। इसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे मैंने बोला 5 ईयर, जैसे आपका एफडी में होता है, वैसे ही यहाँ पे 5 ईयर, 10 ईयर और ज़्यादा भी होते हैं, बट 5 to 10 ईयर इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। फिर यील्ड परसेंटेज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट या आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईयर ऑन ईयर, वो यील्ड देता है। इसका 5 साल का जो रहेगा उसका अलग यील्ड रहेगा, 10 ईयर का अलग इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और अच्छी बात क्या है इसके साथ में, अनलाइक एफडी, कि आप बॉन्ड्स को कभी भी मार्केट आवर्स में बेच सकते हो। एफडी में क्या आप ये कर सकते हो, आप बैंक के पास जाओगे, 5 साल अभी नहीं हुए हैं कंप्लीट आपके, क्या आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो आप। बट बॉन्ड्स में ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप मेच्योरिटी पीरियड के आसपास या मेच्योरिटी पीरियड से पहले भी, जब आपकी मन है, जब आपको रिक्वायरमेंट है, आप उससे बेच के निकल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है
अगर आप पूरा टाइम इन्वेस्ट करोगे, 5 ईयर का है तो 5 ईयर तो अच्छा आपको मिलेगा, बट इन केस आपको इन बिटवीन पैसे की जरूरत पड़ती है तो भी आप इसको सेल ऑफ कर सकते हो। दैट्स द बेनिफिट। फिर हमारा कमोडिटी, जैसे हमने समझा कि कमोडिटी में MCX होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, देन NCDEX होता है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है। अब नेचुरल थिंग जो होती है, कमोडिटी क्या होता है, कमोडिटी का मतलब ही होता है नेचुरल। जो चीज़ की ट्रेडिंग, नेचुरल चीज़ों की ट्रेडिंग हो रही है, जो जो कि मैन मेड नहीं है, जो कि ऊपर वाले ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, उस चीज़ की ट्रेडिंग जब हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी। तो बेसिकली ये नेचुरल थिंग्स की ट्रेडिंग होती है। एग्री जो होती है, जैसे मैंने बताया कि कॉटन और जो भी एग्रीकल्चर, राइस हो गया, आपका रेड चिली हो गया, पल्सेस हो गए, ये सब की जो ट्रेडिंग होती है वो NCDX में होती है। नॉन एग्री जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, बाकी के मेटल्स हो गए, प्रेशियस मेटल्स, वो सब की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है MCX में। ओके। इसमें 3 तरह के होते हैं, प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड हो गया, बेस मेटल जैसे आपका स्टील हो गया, और एनर्जी जैसे आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हो गया। तो ये हो गया दोस्तों कमोडिटीज। फिर आते हैं डेरिवेटिव्स। अब दोस्तों डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज। सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज बेस्ड ऑन अंडरलाइन फाइनेंशियल एसेट्स। तो मान लीजिए रिलायंस का एक शेयर जिसकी वैल्यू 2600 रुपये चल रही है, दो पार्टी एक डेरिवेटिव्स में आते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, A और B। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, एक्सपायरीज होती हैं, एक्सपायरीज होती है। मैं आपको एक जेनरिक आइडिया दे देता हूँ ताकि कोई आपसे पूछे कि डेरिवेटिव होता क्या है तो आपको वो चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग एक डेरिवेटिव्स को समझते हैं। तो हमारा है डेरिवेटिव्स, हमने बोला पहला डेरिवेटिव होता है वो होता है स्वैप, जो कि अब यूज़ नहीं होता है, पहले के टर्म्स में यूज़ होता था। मान लीजिए कोई चीज़ चाइना में सस्ती मिल रही है और सपोज़ करिए बनाना बहुत सस्ता है चाइना का, और इंडिया का मैंगो बहुत सस्ता है। तो अब चाइना क्या बोल, यहाँ पे चाइना में अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ इंडिया से तो मुझे बहुत महंगा मिल रहा है। इंडिया में सपोज़ करिए इसका रेट चल रहा है 100 रुपये पर केजी, तो जब इंडिया इसको बेचने की बात करेगा तो हो सकता है 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ में भी बेच सकता है पर केजी। तो चाइना बोलेगा बहुत महंगा मुझे मिल रहा है, मेरा जो बनाना है वो मुझे यहाँ पे पड़ रहा है 100 रुपये का केजी, बट इंडिया में मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो अगेन इनका प्राइस 250 300 पहुँच जाएगा। तो अब एक दोनों स्वैप अग्रीमेंट करते हैं चाइना और इंडिया कि आप मुझे बनाना एक पर्टिकुलर प्राइस में दो, 20 रुपीज़ सपोज करो केजी, और मैं इंडिया आपको, चाइना इसको इंडिया को देगा बनाना 20 रुपीज़ पर केजी में, और इंडिया क्या करेगा, अब मैंगो जो इंडिया में अच्छा चल रहा था वो मैंगो इसको देगा 20 रुपीज़ पर केजी में। तो बेसिकली ये दोनों एक स्वैप एग्रीमेंट में आ गया कि तुम्हारी कमोडिटी को मैं लूँगा एक पर्टिकुलर प्राइस में और मेरी कमोडिटी को तुम ले लो एक पर्टिकुलर प्राइस में, जिससे दोनों को बेनिफिट मिले, जिससे दोनों को बेनिफिट मिले। और बेसिकली क्या है, कई बार लोग इंटरेस्ट रेट को देख के लेके करते हैं, स्वैप करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में होती है ट्रेडिंग, बट फिलहाल ये यूज़ हमें हमारे मतलब का ज़्यादा नहीं है। तो आप ये समझ लो स्वैपिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्वैप्स। ठीक है। दूसरा होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है, अगेन दो पार्टी हैं A और B। A ने B से बोला कि मैं तुमसे 100 केजी राइस बाय करूँगा, 100 केजी राइस बाय करूँगा, और मैं अक्टूबर 15 को बाय करूँगा, और आज अगर राइस का रेट चल रहा है 10 रुपीज़ पर केजी तो मैं 10 रुपीज़ पर केजी के रेट पे ही तुमसे 100 केजी बाय करूँगा ऑन 15 अक्टूबर, अक्टूबर 15, राइट। तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ एक। अब अगर 15 अक्टूबर को राइस का रेट मार्केट में 15 रुपये हो जाता है, 15 रुपये पर केजी, तो किसको बेनिफिट होगा, A को बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि अगर A ने ये एग्रीमेंट नहीं किया होता कि 100 केजी में खरीदूंगा, 15 अक्टूबर को खरीदूंगा और 10 रुपये में खरीदूंगा, तो उसको आज की डेट में 15 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदना पड़ता है ये 100 केजी। बट क्योंकि उसने एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया था कि मैं आपको 10 रुपये ही दूंगा पर केजी का, तो वो इस केस में सेफ हो गया,
उसको केवल 10 रुपीज़ ही देना है। और नुकसान किसका हुआ? बी का हुआ इस केस में, क्योंकि हो सकता है उसने अगर ये होल्ड किया होता, इसको अग्रीमेंट नहीं किया होता, तो आज वो 15 रुपये पर केजी का बेच पाता। बट अगर सिचुएशन ऐसी उल्टी पकड़े कि 10-100 केजी का प्रॉमिस किया, 15 अक्टूबर को 10 रुपीज़ पर केजी का रेट चला था, मान लीजिए ये 8 रुपीज़ पर केजी हो गया, तब किसको फ़ायदा होगा? तब तो उस केस में आज की डेट में बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बी को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बी के लिए तो अच्छा है, 10 रुपये का केजी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आज का मार्केट रेट 8 रुपये आ चुका है। तो बेसिकली ये क्या होता है, स्पेकुलेशन के लिए फॉरवर्ड पहले होता था, बट इसमें क्या है, कोई गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व नहीं थी, ये आपस का दोनों का एग्रीमेंट था। ये चाहें तो काउंटरफीट हो सकता है, कई बार ये लोग मुकर सकते हैं। अब ए ने बोला कि भाई रेट तो 8 रुपये केजी हो गया, मैं तुमको 10 रुपये क्यों पे करूंगा बी को, तो दोनों के बीच में आपस में तनातनी हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। और बीच में कोई बॉडी नहीं थी, गवर्नमेंट बॉडी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं था, इसलिए ये नहीं चला फॉरवर्ड भी। तो फॉरवर्ड हो गया। अब आता है फ्यूचर। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर भी एक तरीके से सेम एज फॉरवर्ड, जिसमें कि दो या दो से अधिक पार्टी इन्वॉल्व हो सकती हैं। बट इसका बेनिफिट क्या है फ्यूचर का, क्योंकि ये सेबी या गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है कि ए और बी जब एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं सपोज वही एग्जांपल लेते हैं कि चावल वाला एग्जांपल लेते हैं, 100 केजी राइस खरीदना है ए को बी से, इसमें भी एक्सपायरीज होती हैं। ये महीने की एक्सपायरी जिसको हम बोलते हैं करंट मंथ होती है पहले। करंट मंथ मतलब कि आज चल रहा है, सपोज करिए सितंबर एंड जो लास्ट थर्सडे होगा वो एक्सपायरी होगी इस मंथ की, करंट मंथ की। इस महीने की एक्सपायरी होगी सितंबर की 29 सितंबर, तो ये करंट मंथ की एक्सपायरी होगी। नेक्स्ट मंथ जो रहेगा लास्ट थर्सडे ऑफ नेक्स्ट मंथ विच इज़ 27 अक्टूबर, अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं हुआ तो। फिर फार मंथ जिसको बोलते हैं FM, वो होगा नवंबर में 24, जो कि अगला 24 के बाद पड़ रहा है फर्स्ट को, 24 नवंबर 2022। तो इसमें करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, 3 महीने का आप फ्यूचर बेसिकली ट्रेड होता है। तो फ्यूचर में वही चीज़ होता है कि दो पार्टी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जैसे आप बोलते हो कि रिलायंस का प्राइस आज की डेट में चल रहा है एग्जाम्पल के लिए 2600 रुपीज़ पे, ए बोलता है बी से कि मैं इस महीने की एक्सपायरी में मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस 2700 रुपीज़ पे जाएगा, इसीलिए मैं 26 के रेट पे आज रिलायंस के फ्यूचर को बाय कर रहा हूँ। अगर रिलायंस का फ्यूचर 2700 की तरफ बढ़ेगा तो ए को प्रॉफिट होगा, अगर नहीं बढ़ता है, ये नीचे गिरता है 2550 आता है, तो किसको प्रॉफिट होगा? तो इसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसने इसको बेचा है और इसने 2600 रुपये में ख़रीदा है। तो अगर इसका प्राइस ऊपर नहीं जाता है तो ए लॉस में रहेगा, अगर बी ने इसको बेचा हुआ है, सेल किया हुआ है, तो जितना प्राइस नीचे गिरेगा तो बी को बेनिफिट होगा। बट कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो 2600 रुपये में हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी आप फ्यूचर को लेके या डेरिवेटिव्स को लेके तो हम लोग कर सकते हैं, बट मैं एक सेपरेट कोर्स भी बनाऊंगा डेरिवेटिव्स पे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ फर्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे पकड़ बने, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर उस पर चले गए तो यही मार्केट में हो भी रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड करके, मिसलीड करके पहले डेरिवेटिव्स आधे घंटे आप करिए, 15 मिनट का कोर्स करिए, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, नहीं हो सकते हो आप, क्योंकि आपको जो बेसिक नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की, तो आप उसमें अपना पैसा गंवाने के ही चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्यूचर हमने समझ लिया। फिर आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन जिसको हम लोग CE भी बोलते हैं, और दूसरा है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शंस को हम लोग PE भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट में, मान लीजिए अगेन रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 2600, एग्जांपल के लिए एज्यूम करते हैं। कॉल ऑप्शन में अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस। तो रिलायंस के केस में हो सकता है 50-50 रुपीज़ की हो रही हो, 2650, 2700, फिर नीचे की तरफ भी 2600, और ऐसे करके 50-50 पॉइंट्स पे नीचे भी रहेगी। आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर इस महीने के एंड तक, मंथ एंड तक आपका ये शेयर 2700 रुपये पहुँच सकता है, तो आप क्या करोगे, 2700 रुपये का
कॉल ले लोगे। आप क्या करोगे, 2700 रुपये कॉल ले लोगे, जिसमें कि प्रीमियम होता है, ऑप्शन की वैल्यू होती है, एक प्रीमियम होता है। उस प्रीमियम पे आप इसको खरीद लोगे। मान लीजिए आज की डेट में ही चल रहा है 2700 रुपये वाला 10 रुपये पे, और रिलायंस एक्चुअली में 2700 की जगह 2800 पहुंच जाता है। तो आपने 2700 का 10 रुपये में खरीदा था, लेकिन आज की वैल्यू कितनी हो गई, 2700 माइनस 2800 माइनस 2700, तो 100 रुपये, और प्लस आपने 10 रुपये इसको खरीदने में पे किया था। तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। क्या बोला मैंने कि मान लीजिए रिलायंस का करंट प्राइस 2600 चल रहा है, आपको लगता है कि इस महीने की एक्सपायरी तक रिलायंस का प्राइस 2800 पहुंच जाएगा, रिलायंस 200 रुपये ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप शेयर खरीद पाओ रिलायंस का। मान लीजिए आपके पास हैं 5000 रुपये पड़े हैं, तो आप 2 शेयर खरीद पाओगे, क्या ही कर पाओगे, 2600 में 2 भी नहीं, एक शेयर आएगा। तो आप क्या करते हो, एक ऑप्शन और डेरिवेटिव्स में जाते हो। डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन होता है, वहाँ इसका प्रीमियम चल रहा है 10 रुपये, और ये लॉट साइज़ होती है। इसमें क्या होता है, लॉट साइज़ भी होती है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। लॉट साइज़ होती है 250 की, तो 10 इंटू 250 मतलब आपको 2500 रुपये खर्च करने हैं यहाँ पे केवल एक लॉट खरीदने के लिए। आज की रेट में अगर 10 रुपये का चल रहा है रेट, तो आपने क्या किया, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर रिलायंस का करंट प्राइस चल रहा है 2600 रुपये, ठीक है, 2600 रुपये आज की डेट में मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है शेयर का, और आपको लगता है कि इस महीने के अंत तक, मान लीजिए आज हम बैठे हैं सितंबर मिड में, सितंबर एंड तक आपको लगता है कि रिलायंस 2800 रुपये टच कर लेगा, तो आपके पास पैसे केवल 2500 रुपये ही हैं। आप शेयर खरीदने आते हो, आपको दिखता है केवल एक शेयर भी नहीं खरीद पाऊंगा मैं 2500 रुपये में, तो आप क्या डिसाइड करते हो कि मैं डेरिवेटिव्स में जाता हूँ। आपने क्या किया, आपने रिलायंस का एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया जो कि था 2700 रुपीज़ का। अब ये 2700 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम होता है, इसको खरीदने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, जो कि सपोज करिए 10 रुपये है। तो आपने क्या किया, 10 रुपये, और इसमें 250 लॉट होते हैं, 250 लॉट का एक शेयर होता है, गुच्छे होते हैं, तो वो आपको मिनिमम 250 खरीदना ही पड़ेगा। सो आपने 250 खरीदा, 10 रुपये पे किए, तो 2500 रुपये का आपको ये पड़ा, ये स्ट्राइक 2700 वाला। अब रिलायंस का शेयर जो था वो एक्चुअली में 2800 पहुँच गया, एक्चुअली में वो 2800 की स्ट्राइक पे पहुँच गया, बढ़ते 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 बढ़ते, मान लीजिए 2600 में आपने खरीदा था, वो 2800 में पहुँच गया। अब आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपने क्या किया, 10 रुपये पे किया था, और 2800 माइनस 2700, 100 रुपये का आपको मुनाफा होना चाहिए, क्योंकि आपने 2700 रुपये का, आप ये मत सोचिए 2600 पे स्ट्राइक चल रही है, आपने खरीदी स्ट्राइक तो 2700 वाली थी ना 10 रुपये में, ठीक है, और आज 2800 रुपये शेयर का प्राइस हो गया, तो 2800 माइनस 2700, 100 रुपये, 100 रुपये की वैल्यू आई। 100 रुपये की जब वैल्यू आई, उसके बाद आपने क्या किया, इस 100 रुपये की वैल्यू में से 10 रुपये जो आपने शुरू में खरीदने में पे किया था उसको माइनस कर दिया, तो 90 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 250। 250 आपको खरीदना ही पड़ा था, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल आएगा 22,500 रुपये। आपने 2500 रुपये लगा के 22,500 रुपये कमा लिया। बट दोस्तों होता क्या है कि 200 पॉइंट जाता नहीं है। अगर मान लीजिए 2700 पॉइंट पे रह गया, 2700 पहुंच गया, और आप खुश भी हो गए कि मार्केट तो आपके हिसाब से चली, ये 2700 पहुंच भी गया, बट आपने 2700 का ही स्ट्राइक खरीदा था ना 10 रुपये में, तो ये तो 2700 माइनस, जैसे हमने 2800 से माइनस किया था, 100 रुपये हमें मिला था, वैसे हम 2700 माइनस करेंगे, ज़ीरो मिलेगा, और ज़ीरो से जब हमने 10 रुपये खर्चा था इसको खरीदने में, तो एक्चुअली हमारा पूरा पैसा डूब गया। अगर ये 2700 पे ही रह जाता है, तो इसको आपको ब्रेक इवन आने के लिए, अगर आपको अपने पैसे 2500 को बचाना है, तो इस चीज़ को 2710 तक आना पड़ेगा। जो आपने 2600 खरीदा वो रिलायंस के शेयर को 2710 पे पहुंचना चाहिए, तभी आप ब्रेक इवन पे निकलोगे, ज़ीरो मतलब 2500 अपना बचा पाओगे, नहीं तो ये 2500 पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यही रिस्क होता है इसमें, कि आपके हिसाब से मार्केट चली भी, 100 पॉइंट बढ़ भी गई, लेकिन क्या आपने मुनाफा कमाया, नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेरिवेटिव्स में, ये तो मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, इसमें फिर आपका ITM होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, और एट द मनी, फिर इसमें डेल्टा होते हैं, ग्रीक्स होते हैं बहुत सारे।
ग्रीक्स में डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप एक बेसिक समझ लो कि आपने ये समझा कि कॉल आप खरीदते हो जब शेयर ऊपर जाता है, जितने का स्ट्राइक आपने खरीदा है उसके ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। सिमिलरली दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं पुट के बारे में। पुट क्या होता है कि जब किसी को लगता है कि करंट प्राइस, सपोज करिए रिलायंस की बात करें, 2600 चल रहा है, आपको लगता है कि मंथ एंड तक, या मंथ एंड लिखें हम लोग, या एक्सपायरी तक, शेयर्स की मंथली एक्सपायरी होती है हर लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। जैसे इस महीने 29 को, सितंबर को लास्ट एक्सपायरी है, आपको लगता है कि 2400 पहुंच जाएगा, रिलायंस 2400 रुपये पे पहुंचेगा, 200 पॉइंट गिरने वाली मार्केट या रिलायंस का शेयर। फिर आप क्या करोगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे। डेरिवेटिव्स में स्ट्राइक मतलब ऑप्शंस में स्ट्राइक्स होती हैं। तो रिलायंस का 50-50 पॉइंट्स पे स्ट्राइक्स होगी, 2600, 2650, 2700, 2550, 2500, 2450 और 2400। ठीक है, ये सारी स्ट्राइक्स हैं। आपको लगता है 2400 पहुंचेगा, लेकिन आपने सबका प्रीमियम होता है। अगर आप इन द मनी खरीद रहे हो, मतलब मान लीजिए 2600 चल रहा है आज की डेट में, और 2600 का होगा सपोज करिए 50 रुपीज़, इसका होगा 30 रुपीज़, इसका होगा 15 रुपीज़, इसका होगा 10 रुपीज़, इसका होगा 5 रुपीज़ खरीदने के लिए। आपको लगता है कि 2400 तक पहुंचेगा। आपने बोला कि मैं 2400 वाला तो नहीं, 2500 वाला खरीद लेता हूँ 15 रुपये का, और ये लॉट साइज़ होती है 250 का लॉट। तो आपने क्या किया, 3250 का आपने इन्वेस्टमेंट किया और ये स्ट्राइक खरीद ली 15 रुपये वाली, 250, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। अब मार्केट एक्चुअली में 2400 गिर के पहुंच गई, तो 2500 का आपने स्ट्राइक खरीदा था और ये 2400 मार्केट पहुंच गई है, तो 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ। बट आपने 15 पॉइंट ऑलरेडी पे किए थे खरीदने में। 15 पॉइंट यानी 15 आपने पॉइंट्स का पैसा ऑलरेडी प्रीमियम के रूप में खरीदने में पे किया था, तो -15 करेंगे। अब यहाँ बचेगा 85, 85 मल्टीप्लाइड बाई 250, 21,250 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, 21,250 का प्रॉफिट होगा अगर 2400 तक मार्केट आई। अब मान लीजिए केस लेते हैं कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, मार्केट रुक गई 2500 पे ही, गिरी तो जरूर, 2600 से गिर के 100 पॉइंट गिरी पूरी, 2500 पे अब 2500 पहुँचने पे क्या हुआ कि 100 पॉइंट तो ये गिरी मार्केट, लेकिन 15 रुपये आपने इसको खरीदने में लगाए थे, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई ये अमाउंट, तो ये पैसा आपका पूरा ज़ीरो हो गया। अगर मार्केट आपके फेवर में तो गई 100 पॉइंट, लेकिन 2500 से ऊपर नहीं जा पाई। अब आपको प्रॉफिट कब होता, जब मार्केट 2516 के ऊपर जाती। आपने 2500 का स्ट्राइक खरीदा था, 2516 में से 25 माइनस करेंगे, सॉरी, तो ये आएगा 16 पॉइंट्स, और आपने 15 पॉइंट खर्च किए थे इसको बाय करने में, तो आपका टोटल प्रॉफिट 1 पॉइंट का है, मल्टीप्लाइड बाई 250, तो 250 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ जस्ट समराइज़ करने के लिए। मान लीजिए रिलायंस का पुट ऑप्शन खरीदते हो आप, जिसका प्राइस 2600 रुपये चल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होती है। जैसे इस महीने की एक्सपायरी 29 सितंबर को है। इसमें क्या होता है, फिर कई सारी स्ट्राइक्स होती हैं, आप ऐसे ही नहीं खरीद सकते हो। इसमें क्या होता है, हर 50-50 पॉइंट पे स्ट्राइक्स होती हैं, और उसको खरीदने के लिए एक प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। जैसे शेयर खरीदने के लिए हमें 2600 रुपये पे करना पड़ेगा, एक रिलायंस का शेयर खरीदना है, वैसे ही इस प्रीमियम को खरीदने के लिए 2500 का अगर आप खरीद रहे हो पुट, तो 15 रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ेगा आपको, और 250 के लॉट में आता है। तो आप जब 15 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3250 निकलेगा। इतना पैसा आपने इसको खरीदने में लगाया। अब दो सिनेरियो हमारे पास। सिनेरियो नंबर 1 ये है, मार्केट अगर 2400 तक पहुंच गई, 200 पॉइंट गिरी, आपने स्ट्राइक क्या लिया था, 2500 वाला स्ट्राइक आपने खरीदा है, में से माइनस करोगे 2400, आएगा 100। ठीक है, अब आपने 15 रुपये इसको खरीदने में लगाए थे यहाँ पे, उसको माइनस कर दिया आपने, 85 बचा। 85 से जब नंबर ऑफ लॉट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2150 का टोटल प्रॉफिट आपने कमा लिया इसमें। केस नंबर 2, मार्केट नीचे गिरी है, आपका एक्सपेक्टेशन सही था, मार्केट नीचे आई, बट गिर के केवल 2500 पे ही आ पाई। अब आपने क्या किया था, 2500 की स्ट्राइक खरीदी थी यहाँ पे, तो 2500 में से 2500 को माइनस करोगे, ज़ीरो आ जाएगा। 0 रुपीज़ का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसको खरीदने में आपने 15 रुपये खर्चे थे, तो 0 - 15 जब करोगे, 0 - 15 करोगे तो इज इक्वल टू -15 आएगा।
तो आपने -15 मतलब आपने पूरे पैसे अपने 3250 यहाँ गंवा दिए। ये रिस्क होता है इसमें, बहुत तगड़ा स्पेकुलेशन लगता है, बहुत ज़्यादा सट्टेबाजारी इसमें करनी पड़ती है। इसीलिए इसको पूरी तरीके से नॉलेज के साथ आप करना जब भी करोगे। डेफिनेटली मैंने ऐसा बोला कि पहले आप इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी महारत हासिल कर लो, उसके बाद ही आप डेरिवेटिव्स के बारे में सोचना, क्योंकि बहुत रिस्की है दोस्तों। जैसे मैंने बोला, ये डेरिवेटिव्स में शायद ही कोई पैसा कमाता है बाय करके। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन पहले उसके लिए आपको, जैसा होता है ना कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो पहले ग्रेजुएशन तो कर लो। तो ग्रेजुएशन आप करिए, ग्रेजुएशन जो ये कोर्स है ये करने के बाद आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो दोस्तों ये था डेरिवेटिव्स, और इसके साथ ही आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। तो हम लोग ये समझ गए, अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, ETF, बॉन्ड्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मार्केट में शेयर के साथ साथ ट्रेड होती हैं, और बहुत अच्छे अमाउंट में ट्रेड होती हैं। और आपको जान के गर्व भी होगा कि NSE जो है वर्ल्ड की नंबर 1 है इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो अपना इंडिया का है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। सो दोस्तों, विद दिस नोट आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको समझ में आई चीज़ें। अगर नहीं समझ में आई तो भी आप परेशान मत होना, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, अब आज का विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।